वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के आईआईटी जेईई नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो आ सकते हैं आने वाले वर्षों में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2017 जेईई एडवांस में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जरा ध्यान से देखिए, तीन वेक्टर आपके पास कौन कौन है। वेक्टर P, ये रहा वेक्टर P, ये रहा वेक्टर P। वेक्टर Q, ये रहा वेक्टर P, वेक्टर Q। इसको अलग कलर से कर दे रहा हूं मैं। ये रहा वेक्टर P, ये रहा वेक्टर Q और ये रहा वेक्टर R। ये पूरा है वेक्टर R, ये पूरा है यहां तक वेक्टर R शोन इन फिगर। ये वेक्टर R की वैल्यू भी दी हुई है वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। इस वेक्टर R की वैल्यू दी है वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। लेट S बी एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर R। S एक पॉइंट है जो वेक्टर R पर, यही वेक्टर R है, वेक्टर R पर S एक पॉइंट है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड S इज, P और S के बीच का डिस्टेंस B इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर R है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिया हुआ है B इंटू वेक्टर R का मॉडुलस, जिसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। B वेक्टर R का मॉडुलस क्या कहलाता है, सिर्फ R लिख सकते हैं आप। B इंटू R, वेक्टर R का मॉडुलस क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? वेक्टर R का मॉडुलस होता है R और ये B है, तो B इंटू R। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मालूम है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मालूम है कितनी है, B इंटू वेक्टर R का मॉडुलस यानी B इंटू R। तो आइए अब जब मैं आपसे पूछूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बता दीजिएगा, B इंटू R। अब आपसे पूछा है कि द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन PQS, वेक्टर S का फार्मूला जनरेट करना है किसके टर्म्स में, P और Q के टर्म्स में। लेकिन यहाँ अगर फिगर में देखा जाए तो वेक्टर S किसके बराबर है, जरा देखिए। अच्छा एक चीज मैं आपको इसी वक्त बता दूं, ये जो वेक्टर R है ये Q माइनस P कैसे है, अगर नहीं भी दिया होता तो आप बना लेंगे। तो वेक्टर R जो है, ये वेक्टर R को क्या लिख सकते हैं, देखो बहुत आसान है। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर, बहुत आसान। वेक्टर R बराबर क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर, या ऐसे देख लो बहुत आसान। ये वेक्टर P है, वेक्टर P प्लस ये वेक्टर वेक्टर R है, वेक्टर P प्लस वेक्टर R बराबर क्या होगा, वेक्टर Q। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से वेक्टर के, वेक्टर P प्लस वेक्टर R बराबर वेक्टर Q। समझ में आया? तो यहाँ से वेक्टर R निकाल लीजिए, वेक्टर R क्या हो जाएगा, प्लस वेक्टर P उधर जाएगा माइनस वेक्टर P। आ गया ना वेक्टर P बराबर वेक्टर R बराबर क्या आ गया, Q माइनस P। बहुत अच्छा। अच्छा यहाँ से वेक्टर S का फार्मूला बनाना, वो भी P आना चाहिए और Q आना चाहिए और कोई भी नहीं। तो वेक्टर S के जगह लिख सकते हैं, वेक्टर S के जगह P वेक्टर प्लस PS वेक्टर, वेक्टर S के जगह P वेक्टर प्लस PS वेक्टर। P तो आना चाहिए तो P को नहीं गायब करना है। अच्छा PS के जगह पर क्या लिख सकते हैं, PS कितना बड़ा वेक्टर होगा, यहाँ से यहाँ तक का मुझे वेक्टर चाहिए, ये कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक का मुझे वेक्टर चाहिए, कैसे निकालोगे, बहुत आसान। यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर कितना है, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर कितना है R, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टोटल वेक्टर क्या है, वेक्टर R। और इसकी लेंथ कितनी होगी, वेक्टर R पे तीर हटा दो तो इसकी लेंथ क्या होगी R। R लेंथ का वेक्टर क्या है, वेक्टर R। R लेंथ का वेक्टर क्या है, वेक्टर R। आपको कितने लेंथ का वेक्टर चाहिए, ये PS कितने लेंथ का, BR लेंथ का है, तो BR लेंथ का वेक्टर कितना बनेगा, BR इंटू R वेक्टर अपान R से R कैंसिल, तो BR लेंथ का वेक्टर हो जाएगा BR वेक्टर, BR लेंथ का वेक्टर हो जाएगा BR वेक्टर, दैट इज वेक्टर PS। तो वेक्टर PS आ गया BR वेक्टर, यही वेक्टर PS, यही वेक्टर PS है। तो PS के जगह पर लिख सकते हैं B इंटू वेक्टर R, वेक्टर P प्लस PS के जगह पर लिख सकते हैं B इंटू वेक्टर R, B इंटू वेक्टर R। बट आंसर में R वेक्टर नहीं आना चाहिए, R गायब करो। तो वेक्टर P प्लस B इंटू वेक्टर R के जगह पर क्या लिख सकते हैं, Q माइनस P। वेक्टर R की जगह क्या लिख सकते हैं, Q माइनस P।
अब इसे सॉल्व कर लीजिए। p इन दोनों में कॉमन अगर ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस बी प्लस बी क्यू वेक्टर। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं IIT JEE में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपको कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया निकालना है जिसके 2 एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं। पहला ये एडजेसेंट साइड कितना दिया हुआ है, i माइनस, ये साइड आपको दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 3 के वेक्टर। तो एक साइड वेक्टर ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए। दूसरा वेक्टर ये वाला मान लीजिए, या इधर की ओर भी आप ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। एरिया में वेक्टर किस डायरेक्शन में है उससे नहीं मतलब है। एरिया में एडजेसेंट साइड के 2 वेक्टर पता होने चाहिए। एक वेक्टर इस साइड में होना चाहिए, एक वेक्टर उसके जस्ट बगल वाले साइड में, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। मान लेते हैं ये ऊपर है, कितना है ये 2i प्लस j और प्लस क्या है 4k। ठीक है, ये 2 वेक्टर आपको दिए हुए हैं, 2i माइनस 2j प्लस 3k और 2i प्लस j प्लस 4k। अब इन दोनों की वजह से इस पैरेललोग्राम जो बना है इसका आपको एरिया बताना है। तो एरिया पैरेललोग्राम का 2 फार्मूला होता है दोस्तों। पहला फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है जो कि यहाँ नहीं लगेगा, वो ये है इस पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स हैं, ये वाला डायगोनल का वेक्टर ले लो और ये वाला डायगोनल का वेक्टर ले लो। वेक्टर d1 और वेक्टर d2 दोनों का आपको क्या करना है, क्रॉस। उसके बाद जो आए उसका मॉड लेना है और फिर उसको डिवाइड 2 से करना है। बट ये फार्मूला नहीं लगा पाएंगे क्योंकि डायगोनल आपको डायरेक्टली नहीं दिया है। लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आ जाइए, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एरिया का दूसरा फार्मूला। एरिया पैरेललोग्राम का दूसरा फार्मूला होता है हाफ नहीं लगता दूसरे वाले में सिर्फ इन्हीं 2 एडजेसेंट वेक्टरों का क्या कर देते हैं, क्रॉस। मान लो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। जो एडजेसेंट साइड के वेक्टर है उन्हीं दोनों का क्रॉस कर देना है और क्रॉस करने के बाद क्या ले लेना है, मॉड। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है तो इसे हटा देते हैं भैया और इस भाई साहब को ऊपर ले जाते हैं। हमें एरिया पैरेललोग्राम निकालने के लिए वेक्टर A और वेक्टर B का क्रॉस करना होगा, वो अलग से कर लें, फिर मॉड ले लेंगे। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कैसे निकालते हैं बताओ। इसके लिए एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिटर्मिनेंट। बहुत अच्छा, जिसमें ऊपर सबसे क्या रहता है, i j k लिख लेते हैं। A क्रॉस B निकालने के लिए i j के ऊपर लिख लेते हैं। अगली लाइन में A के i j k के कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट -2, k का कोफिशिएंट 3, i का कोफिशिएंट 2, j का 1, k का 4। आ गया समझ में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं आपको तरीका बता रखा है मैंने। सबसे पहले i लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, i लिख लेते हैं। i के बाद ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर j के लिए -j लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा, पहला प्लस माइनस प्लस। अब फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर प्लस आएगा, अब k लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट आएगा। अब चलो i को वाला सॉल्व करने के लिए इसके नीचे वाला छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बचा ये, इसी को सॉल्व करेंगे केवल। आइए फिर से मैं जो कह रहा हूँ ध्यान सुनिए, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, -2 4 जा -8। अब अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे, -2 4 जा -8। अब अपनी तरफ से माइनस, फिर 1 3 जा 3। ऐसे ही -j वाले में ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, 1 4 जा ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 4, -2 3 जा 6। ऐसे ही k वाले में ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 1 1 जा 1, -2 2 जा 4, -4, और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। एक बार फिर से बताइए, ये माइनस हमने अपनी तरफ से लगा दिया, ठीक है, 1 1 जा 1, -2 2 जा 4, -4 यहाँ माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, सॉल्व करके यहाँ बताइए a क्रॉस b कितना आ जाएगा। i ब्रैकेट में -11 और ये -2 और -j +2j
और ये 5k कैप। आइए इसे सॉल्व किया जाए। अब a क्रॉस b को थोड़ा सही से लिख लो, -11i और +2j और +5k। अब इस a क्रॉस b का क्या निकालना है, मॉड। तो मॉड ऑफ एक किसी भी वेक्टर का, ये a क्रॉस b एक क्या आया है, वेक्टर है ये, इसका मॉड कैसे निकालते हैं, सिंपल, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर -11 का स्क्वायर 121, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 25, 25 4 29, 29 और 21 150, अंडर रूट 150। और ये आ जाएगा 5 बजे 25 छक्का 150, 5√6। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, 5√6 सी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट वेक्टर। भाई यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। आओ सबका बारी बारी से मैग्नीट्यूड निकाला जाए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, अंडर रूट क्या आ गया 2। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड √2 है। मुझे लगता है यही यूनिट वेक्टर है क्योंकि अंडर रूट में जब करोगे एक्स कैप आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर करो तो सॉल्व करोगे अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का स्क्वायर प्लस तो और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 आ जाएगा। तो यही यूनिट वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए, एक वेक्टर आपको दिया है a बराबर 2i प्लस 3j। एक वेक्टर आपको दिया है a बराबर 2i प्लस 3j, इसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग द वेक्टर b, इस वेक्टर के अलोंग। तो कोई नहीं, डायग्राम बना लेते हैं। आइए, ये हो गया आपका वेक्टर b और ये वेक्टर दिया हुआ है कितना, i प्लस j। अब कह रहा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर a बराबर इतना, इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट बनाना है। तो मान लेते हैं ये वेक्टर a अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। लीजिए, ये वेक्टर हो गया वेक्टर a और ये वेक्टर है वेक्टर a बराबर 2i प्लस 3j और इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं पढ़ाया गया है ना। कंपोनेंट आप मेरे तीसरे लेक्चर में या चौथे लेक्चर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया गया है, जिसमें जिसका रिजोल्यूशन करना है उसको उसके हेड से एक डायरेक्शन के अलोंग पैरेलल लाइन, एक डायरेक्शन के अलोंग पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, फिर उससे दूसरे डायरेक्शन के अलोंग। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट पूछा है तो कंपोनेंट में दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही मानना है। तो एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा भैया, इस डायरेक्शन में, या एक कंपोनेंट भैया इसको तोड़ते हैं कैसे, कैसे बनाते हैं, कैसे रिजोल्यूशन करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा, दोबारा मैं बता रहा हूं। ये हो गया वेक्टर है, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग बनाना है। तो कंपोनेंट का मतलब दो कंपोनेंट होंगे, दोनों 90 डिग्री पर एक दूसरे के होंगे। तो कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, एक तो इसके लंबवत होगा परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट बनाना होगा। एक तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा कंपोनेंट, ठीक है, एक तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, आइए, एक इस मेन वेक्टर का, चलिए इसको यहां लिख देते हैं। वेक्टर a बराबर आपको दिया हुआ है 2i प्लस 3j, इसका एक कंपोनेंट इधर बनाना है, एक इधर। आपको इधर वाला निकाल के बताना है, वैल्यू बताना है। तो आपको पढ़ाया गया है ट्रिक
किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी दो डायरेक्शन में बनाने के लिए, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाने के लिए, एक उस वेक्टर के हेड से किसके पैरेलल लाइन, किसी एक डायरेक्शन के पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन ये हो गया और इसके पैरेलल लाइन इधर हो गया। जहाँ दोनों एक्सिस को काटेंगे परपेंडिकुलर लाइंस को, उन जगहों को हाईलाइट कर देंगे, एक जगह ये, एक जगह ये। यही जो दोनों बने हैं आपके, ये वाला O से लेके यहाँ तक L वेक्टर, OL वेक्टर इस वेक्टर का B के लॉन्ग कंपोनेंट है, कंपोनेंट की वैल्यू है। ये लेंथ अगर निकल आई तो इस वेक्टर के लॉन्ग कंपोनेंट निकल आएगा। अगर पूछता है इसका जो है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो, तो ये लेंथ आप निकालते हैं। फिलहाल इस वेक्टर के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, तो ये लेंथ निकालना है। मान लेते हैं ये लेंथ कितना है, x। अच्छा, ये लेंथ निकालना बहुत आसान है। किसी वेक्टर का लेंथ होता है अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, ये हो गया अंडर रूट 13। ठीक है। अच्छा ये बताओ, बस हमें ये x निकालना है, तो बस यही थीटा पता चल जाए, cos थीटा लगा के बेस अपान हाइपोटेनियस करके हम cos थीटा से x निकाल लेंगे। और थीटा कैसे निकाला जाए, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है। तो कैसे निकालते हैं दो वेक्टरों के बीच का एंगल, कोसाइन फार्मूले से। दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर ये डायरेक्शन में, कैसे निकालेंगे दोनों के बीच का एंगल। आप पढ़े हो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है ab cos थीटा। वेक्टर a की वैल्यू क्या है बोलिए, 2i + 3j, इनटू वेक्टर b क्या है जल्दी बताओ, i + j। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है ये, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या है, √13। b का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप निकाल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड b बराबर अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का, आई कैप का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, √2। तो ये b हो गया आपका √2 और ये cos थीटा। जल्दी से थीटा निकालिए, काम आएगा। तो ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो cos थीटा बचेगा इधर हो जाएगा 2i। अच्छा रुक जाइए, इन दोनों का डॉट भी निकल आएगा। डॉट दो वेक्टर का कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3, और इधर क्या बचा है दोस्तों, इधर आपका बचा है √13 और √2 √26 और cos थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये बन जाएगा 5/√26। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 5/√26। cos थीटा की वैल्यू आ गई 5/√26। अब cos थीटा आ गया तो लगा दो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो लग जाएगा cos साइन सम। cos थीटा बराबर होता है बेस अपान, ये बेस है, अपान हाइपोटेनियस, बेस की लेंथ अपान हाइपोटेनियस की लेंथ, बेस की लेंथ बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू बताओ कितनी है, x। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस √13। और इधर cos थीटा की वैल्यू आपने निकाला है 5/√6, 5/√6। ये आ जाएगा 13 और ये 26, √2 बचेगा यहाँ, तो x बराबर आ गया 5/√2, x बराबर आ गया 5/√2। इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, रेशनलाइजेशन का मतलब √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई। इससे फ़ायदा ये होगा, देखिएगा 5√2, या रहने दीजिए, आंसर आपका आ चुका है 5/√2, यही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। अब आप बताइए ए बी दोनों पे परपेंडिकुलर कौन होता है, हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप जानते हैं क्या होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड
इंटू दोनों के बीच के एंगल का ज्या यानी साइन और ईटा कैप या एन कैप, जहाँ एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और इसकी प्रॉपर्टी होती है, पढ़ाया गया है, यह एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज एन कैप जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए पर भी और ये परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी पर भी, दोनों पर ये परपेंडिकुलर होता है। आपको यही बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर भी है और ये इन दोनों पर क्या है भी परपेंडिकुलर। आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है, यही तो, और ये यूनिट वेक्टर भी है। आपको यूनिट वेक्टर भी चाहिए और वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, वो तो यही है, यानी एन कैप निकालना है। तो एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे अपान ये पूरा यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपान ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस वेक्टर बी अपान ए बी साइन थीटा, यही है सी ऑप्शन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान ए बी साइन थीटा। समझ गए? ये तो गलत हो जाएगा, नीचे कॉस नहीं आएगा, नीचे कॉस नहीं। इन दोनों में सही कौन है, ऊपर वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है? एन कैप के फार्मूले में यूनिट नहीं है, वेक्टर है, ये फार्मूला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से, कह रहा है कंडीशन अंडर विच वेक्टर ये और ये पैरेलल होंगे, ये दोनों वेक्टर कब पैरेलल होंगे। अच्छा, मान लेते हैं लेट दे आर पैरेलल, लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ आर पैरेलल, पैरेलल मान लेते हैं और फिर बताना है कंडीशन क्या आएगी। तो चलिए मान लेते हैं पैरेलल है पहले से ही दोनों, अभी कंडीशन पता चल जाएगी। तो अगर दोनों वेक्टर पैरेलल माने हो, दो पैरेलल वेक्टरों का क्रॉस क्या होता है, 0। दो पैरेलल वेक्टरों का क्रॉस क्या होता है, जो एक दूसरे के पैरेलल हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके बताओ क्या आएगा, करो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस इंटू माइनस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और प्लस इंटू माइनस माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी और बराबर क्या, 0। सेम वेक्टर का सेम से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, सेम का सेम से क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब ये बताओ माइनस ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए में बदलिए, ए क्रॉस बी के जगह लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए क्रॉस बी के जगह पर लिख सकते हैं ये माइनस बी क्रॉस वेक्टर बी, पढ़ा चुके हैं। और इधर क्या बचा, प्लस बी क्रॉस ए वेक्टर, और इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0 से सॉल्व कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए, एक ही चीज़ दो बार आ रही है, सेम सेम, ये और ये सेम सेम है तो डबल हो जाएगी। 2 इंटू बी क्रॉस ए बराबर क्या आ गया, 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो बी क्रॉस ए फिर से क्या आ जाएगा, 0। और बी क्रॉस ए 0 आने का मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आता है, उल्टा, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो, दोनों वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो। ए इज पैरेलल टू बी, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन जरा आप खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपने ट्राई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। कह रहा है दो वेक्टर हैं ए और बी सच डैट कि उनका जो रिजल्टेंट है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। जैसे ये वेक्टर ए मान लीजिए और एक वेक्टर अगर आपने ऐसे लिया, खबरदार ध्यान से देखिएगा, अगर ये वेक्टर ए लिया आपने और वेक्टर बी ऐसे लिया, अब इन दोनों का आप अगर रिजल्टेंट बनाएं तो ध्यान से देखें, रिजल्टेंट बनाने के लिए इसके एरो से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं,
इसके एरो से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके एरो से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ को यहाँ से मिला देते हैं, यही है रिजल्टेंट। बताओ इस कंडीशन में आर का ए से बनने वाला रिजल्टेंट होना चाहिए, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है पहले वेक्टर पर, तो रिजल्टेंट इस पे क्या परपेंडिकुलर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा भाई? नहीं हो पाएगा। और एक्यूट एंगल बनना है, अरे इन्हीं दोनों के बीच में तुमने एक्यूट एंगल लिया तो रिजल्टेंट तो बीच में आएगा, तो वो तो इससे एक्यूट बनाएगा ना। तो भैया कम से कम इसको ऑब्ट्यूज पे लो ना, ताकि ये रिजल्टेंट भी उठेगा तब इधर, तब वो शायद ही इस पर परपेंडिकुलर हो जाए। तो यानी ये फिगर को सही करना पड़ेगा। ये फिगर आपने सही से चूज नहीं किया है, हालांकि तब भी लग जाएगा। देखिएगा ध्यान से यहां पर, यानी यहां पर ये फिगर हमें थोड़ा सावधानी से लेना होगा। देखिए मान लेते हैं एक वेक्टर आपका पहला वाला यही है, ठीक है, बहुत अच्छा। और दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी ऐसे लीजिए, बस ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बनाइए तो संभवतः इन दोनों पर परपेंडिकुलर बने, तो बनाइए, देखिए कैसे, बहुत आसान है। इन दोनों का रिजल्टेंट इसके एरो से इसके पैरेलल लाइन, इसके एरो से इसके पैरेलल लाइन। अभी भी दोनों का रिजल्टेंट जो है पहले वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। थोड़ा सा इसको और झुकाइए, कुछ ऐसा बनाइए कि भैया काम बन जाए, तो इजी हो जाएगा ये सवाल लगा पाना। अब देखिए ध्यान से, इसी लेंथ को हम छोटा कर दे रहे हैं, लीजिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसके एरो से इसके पैरेलल लाइन खींचिए, ड्रॉ कीजिए। इसके एरो से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। अब नियरली आपका ठीक ठाक हो गया है। अब मुझे नहीं लगता फिर एक अटेम्प्ट लेना चाहिए, इसी में लगा लेता हूँ। ये हो गया ये हो गया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट पहले वेक्टर ए पर क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये है दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अब आगे कह रहा है एंड द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये लेंथ इस वेक्टर बी के लेंथ का, इसका लेंथ क्या है? बी। इस लेंथ का इसका लेंथ क्या है? आधा। इसका लेंथ क्या है? b/2 है। इसका लेंथ क्या है? b/2 है, दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। द एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा है, ए और बी का एंगल पूछा है, बीच का कितना है टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक का तो एंगल मालूम ही है, ये एंगल और मान लो थीटा है। अब आपको टोटल एंगल बताना है, तो बहुत आसान। अब पहले ये वाले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये क्रॉस लाइन है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। इसमें आपको बेस मालूम है, हाइपोटेनियस मालूम है, तो लगा दीजिए कॉस थीटा, निकल आएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है? b/2। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? b। इसको सॉल्व करेंगे, b से b कैंसिल, 1/2। इधर क्या है? कॉस थीटा। कॉस कितनी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? 60 डिग्री। थीटा 60 है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90 और 60। टोटल एंगल इन बिटवीन, टोटल एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 और 60, 150। एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर बराबर 150। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। इफ ए एंड बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब सारे यूनिट वेक्टर हैं और सारे का मैग्नीट्यूड
यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 है और वेक्टर सी का भी मैग्नीट्यूड क्या है 1। सारे यूनिट वेक्टर हैं तो सारे का मैग्नीट्यूड 1 होगा। और कह रहा है तीनों वेक्टरों का सम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये तीनों का सम किसके बराबर 0 के। अब पूछा देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये तीनों की वैल्यू पूछा है, सम कितना आएगा इसी की वैल्यू पूछा है। और ये दोनों आपको डाटा गिवन है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी, तो आप ट्राई कीजिए खुद से। आइए अब हम देखते हैं, अगर आपसे नहीं लग रहा है आइए हम ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के दो मेथड। पहला तरीका ये है कि आप अगर ये निकालना है तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। पहला मेथड देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। क्यों ट्रायंगल बना लें, देखिए कैसा ट्रायंगल बना लें, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। कभी भी आप हमेशा एक रूल याद रखिएगा, अगर 3 वेक्टर का सम 0 है तो पक्का वो एक ट्रायंगल बनाएंगे, वो भी साइक्लिक ऑर्डर में। और नहीं अगर विश्वास हो रहा है तो प्रूव करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये रहा ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लिया। अब आपको इसमें जो है ना 3 वेक्टर अगर उनको साइक्लिक ऑर्डर में ले लिया जाए, ये वेक्टर ए हो गया, ये और चक्र, ये चक्र मेंटेन रखना है। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये वेक्टर भी, और एक वेक्टर ऐसे चक्र में रखना है तीनों को। और तीनों साइड के ही इक्वल लेंथ के बराबर है, मतलब जो जो ट्रायंगल की साइड्स है उसी के बराबर उनकी लेंथ है। तो अब 3 वेक्टर ऐसे अगर ले लिए जाए, तीनों का सम निकालो, पक्का 0 आएगा, यही आएगा 0। और करके दिखा देता हूँ, देखो। अगर मैं आपसे पूछूं ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा कि नहीं, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा कि नहीं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ये वेक्टर। और आप जानते हैं ये वेक्टर सी है तो सेम लेंथ का ये वेक्टर क्या होगा, माइनस सी। ये वेक्टर क्या होगा, माइनस सी। ये वेक्टर क्या होगा, ये सी है तो ये क्या होगा, माइनस वेक्टर सी। यानी ये वेक्टर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, माइनस वेक्टर सी। तो अब बताओ a प्लस बी क्या है, ये इसके बराबर, और ये कौन है, माइनस वेक्टर सी। इसको इधर ले आओ तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर क्या आ गया, 0। यानी अगर 3 वेक्टर एक ट्रायंगल के साइक्लिक ऑर्डर में है तो तीनों का सम क्या होता है, 0 होता है। और इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, तीनों वेक्टर की लेंथ सेम है तो इसकी लेंथ 1 है, इसकी भी लेंथ 1 है, इसकी भी लेंथ 1 है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। सबसे पहले मैं बता दूं, तीनों वेक्टर का सम अगर 0 है तो तीनों एक साइक्लिक ऑर्डर में एक ट्रायंगल बनाएंगे। और तीनों वेक्टर की लेंथ चूंकि सेम है तो वो कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल, यानी समबाहु त्रिभुज होगा। 60 60 60, तीनों एंगल 60 60 60। समझ में आ गया, ये 1 है इसकी लेंथ, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 1 है, और तीनों एंगल 60 60 60। अब आपको ये सॉल्व करना है ना, इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। ए डॉट बी मैं एक निकाल के बता दे रहा हूँ, वैसे ही आप दूसरा निकालेंगे। ए डॉट बी कैसे निकालोगे, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, पहले वेक्टर की लेंथ इंटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी लेंथ इंटू उनके बीच के एंगल का कॉस। ए और बी के बीच का एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ। ए वेक्टर इधर की ओर मूव कर रहा है, ए वेक्टर और वेक्टर बी इधर की ओर है। कई बच्चे यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। वेक्टर ए ये है, वेक्टर ए ये है, आ रहा है बस समझ में, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन है और ये वेक्टर बी की डायरेक्शन है। कई लड़के दोनों के बीच का एंगल 60 मान लेते हैं, गलत। ए और बी 2 वेक्टरों के बीच का एंगल उसे कहते हैं जब दोनों वेक्टर दूर जा रहे हो। क्या ये दोनों वेक्टर इस पॉइंट पे दूर जा रहे हैं, नहीं, ये तो पास आ रहा है, ये दूर जा रहा है, तो ये एंगल नहीं हो सकता। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन को हम आगे की ओर एक्सटेंड करें, ये देखो इस बिंदु से अब दूर जा रहा है, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है कि नहीं, डायरेक्शन तो इधर बोल सकते हैं ना। अब यहाँ से ये दोनों देखो दूर जाती हुई डायरेक्शंस में है, दूर जाती हुई डायरेक्शंस में है, तो ये एंगल माना जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का ये एंगल है। ये एंगल कितना होगा,
ये एंगल नहीं है वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का। जब एक पॉइंट से दो वेक्टर दूर जाते हैं तो उनके बीच जो एंगल होता है वही उनके बीच का सही एंगल है। ये एंगल कितना होगा, जब वो फैलते हुए नजर आए वही तो एंगल होगा ना दोनों के बीच का। तो ये देखो अब फैल रहे हैं दोनों दूर जा रहे हैं, तो ये एंगल ही वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ये 60 है तो 120 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है तो यहाँ 120, और ये आ जाएगा cos 120 की वैल्यू -1/2, -1/2 × 1 ये आ जाएगा -1/2। तो अब बताइए आपका, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पूछें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी डॉट वेक्टर ए, इन तीनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने 1/2 निकाली है। सिमिलरली इसकी वैल्यू आप निकालेंगे -1/2, सिमिलरली इसकी वैल्यू -1/2, तो ये सॉल्व होने पर -3/2 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब एक दूसरा मेथड देखते हैं दोस्तों, कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए, दूसरा मेथड बहुत ही आसान है, वो भी आसान है, दोनों ही एक से बढ़कर एक मेथड है। आइए देखते हैं क्या है दूसरा मेथड। देखो, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी वेक्टर 0 दिया हुआ है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c क्या दिया हुआ है, 0, तो अगर मैं किसी वेक्टर की वैल्यू 0 है उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट कर दूं, जैसे ये एक वेक्टर मानिए इसे, एक वेक्टर का उसी से डॉट कर दूं, सेम वेक्टर का सेम से डॉट, और जबकि आप जानते हो ये वेक्टर 0 है और ये 0 है ना, 0 × 0 क्या होगा, 0 ही होगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब इन दोनों का डॉट कर दो, डॉट कर दो, करो ना इसको, ये 0 है, 0 × 0 0 होता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके बताओ, फिर इसमें करके बताओ, फिर इसमें करके बताओ, ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट ए प्लस वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, ऐसे ही वेक्टर बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी और प्लस बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या, 0। अच्छा ये बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, पढ़ा चुके हैं। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के डॉट करने पर क्या आता है, या निकाल लो, इसकी एक की वैल्यू निकाल देते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या आएगा, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0, और ये आ जाएगा 1। ए डॉट ए 1 आ रहा है, ऐसे ही बी डॉट बी क्या आ जाएगा 1, सी डॉट सी 1, ए डॉट ए 1, तो 1 1 कितनी बार आ गया, 3 बार। अब बचा क्या, ए डॉट बी, याद रखिएगा बी डॉट ए के बराबर होता है, ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है, तो ये दोनों को 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, एक बार लिखो, डबल हो जाएगा ना, दोनों सेम है तो कोई चीज़ सेम सेम है तो 2 बार। इसके जगह ए डॉट बी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 2a डॉट बी। ऐसे ही ए डॉट सी और सी डॉट ए, ये दोनों सेम होंगे, तो इन दोनों के जगह हम 2 बार क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए, सी डॉट ए। अच्छा ये दोनों सेम है, बी डॉट सी और सी डॉट बी दोनों सेम है, इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 × सी डॉट बी या बी डॉट सी, बी डॉट सी बराबर इधर क्या 0। इन तीनों में क्या कॉमन है बताइए, 2 कॉमन है, क्या बचा, ए डॉट बी प्लस ये हो गया बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये भी हो गया सी डॉट ए, और ये +3 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, -3, तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए बराबर क्या आ गया, -3/2। यही प्रूव करना था। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आने जा रहा है। वेक्टर के क्वेश्चन हमने काफ़ी हद तक देख लिए हैं, अब खुद से आप एक बार ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को।
द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, नीट 2010 का क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल बना लिया जाए, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और आपसे कह रहा है द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं, ये रहा प्रोजेक्टाइल। एक पत्थर यहाँ से फेंका गया, कितने वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से मान लीजिए। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब जब ये ऊपर जाना बंद कर दे, अब यहाँ से नीचे उतर रहा है तो ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट हो गया। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे ये यहाँ पहुँच चुका है। अब चलिए आगे देखते हैं। पहले ये बताइए, मान लीजिए u वेलोसिटी से ये थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, तो u के अगर दो कंपोनेंट किया जाए, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा। इधर वाला होता है जिधर एंगल मालूम होता है, उधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, u sin थीटा। अब तो u गया, u को आपने तोड़ दिया, अब u नहीं है तुम्हारे पास, अब ये दो वेलोसिटीज है, इस वेलोसिटी से वो आगे जाता है, इस वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा, और धीरे धीरे ये वेलोसिटी कम होते 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 ज़ीरो, फिर ये नीचे की ओर धीरे 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 बढ़ते 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 यहाँ आने के बाद फिर से यही वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेती है। याद रखिएगा, इस जाके मेरे वीडियो में देख लीजिएगा आपने, मैंने इसका प्रोजेक्टाइल का वीडियो बनाया। हाँ, ये वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वेलोसिटी कम क्यों हो रहा है ऊपर जाते समय, क्योंकि नीचे की ओर माता जी अर्थ का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, नीचे की ओर फोर्स है, नीचे की ओर एक्सेलरेशन है, तो ये वेलोसिटी के अपोजिट है, तो वेलोसिटी को कम करेगा। ये धीरे धीरे वेलोसिटी छोटा होते 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 कम, और फिर नीचे की ओर बढ़ते 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 यहाँ u sin थीटा फिर से आ जाएगा। अच्छा, u cos थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वेलोसिटी के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं है। वेलोसिटी के अलोंग जब तक कोई फोर्स नहीं होता, उस वेलोसिटी को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो चुकी है, ऊपर वाली वेलोसिटी क्या हो चुकी है, ज़ीरो। केवल यहाँ पर आपके पास एक ही वेलोसिटी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, वो भी u cos थीटा। यानी पूरी यात्रा में क्या नहीं चेंज होता है, u cos थीटा। पढ़ा चुके हैं आप, जाके वीडियो मेरा प्लीज़ देख लीजिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, u cos थीटा है तो यहाँ भी एक ही वेलोसिटी रह जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब इससे ऊपर ये नहीं गया है, तो यहाँ पर माना जा सकता है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर इसकी स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। यहाँ पर जो स्पीड है क्या है, यहाँ पर ओनली वन स्पीड है u cos थीटा, और ये आधी है इनिशियल स्पीड की। इनिशियल स्पीड क्या है, u की आधी है, इनिशियल टोटल स्पीड की आधी है। ये किसके बराबर है, इनिशियल स्पीड के आधे के बराबर है। ये किसके बराबर है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड इनिशियल स्पीड के हाफ के बराबर है। इसे सॉल्व कीजिएगा और बताइए द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी ये थीटा कितना ये पूछा है। u से u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो cos थीटा बराबर हाफ, तो cos कितनी डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, 60 डिग्री। कौन सा आंसर सही है, ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है, फर्स्ट। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज इतना। यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है 2i + 3j। द वेलोसिटी एट पॉइंट बी, यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है। अभी मैंने पढ़ाया है, ये वेलोसिटी के अगर दो कंपोनेंट किए जाएं तो पहला कंपोनेंट इधर वाला कितना आएगा, 2i। एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, 2i, और वाई डायरेक्शन में इसके पास कितना वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा, 3j। एक्स डायरेक्शन में कितना है, 2i, और ये कितना है, ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट 3j। अच्छा ये बताओ 2i और 3j ऐड कर दोगे तो ये वेलोसिटी आएगी कि नहीं, करके देख लो। अरे भाई ये 3j है तो ये भी कितना होगा, 3j, और दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर ये होता है, और ये 2i ये 3j, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i + 3j। चलो ठीक है, अब इसको आपने ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर
यहाँ पर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, दो वेक्टर आ गए, इसके दो कंपोनेंट आ गए। जब ये यहाँ पर पहुँचेगा, मैंने कहा था ये धीरे धीरे ऊपर जाते 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 कम हो जाएगा यहाँ पर, फिर नीचे आते आते ये बढ़ेगा, यहाँ पर सेम वेलोसिटी अटेन कर लेगा, बट नीचे की ओर कितना -3j। और हॉरिजेंटल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्टिकल तो घटेगा और फिर बढ़ के उतना ही हो जाएगा। हॉरिजेंटल यहाँ पे कितना रह जाएगा 2i। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर टोटल बताइए कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी दोनों ऐड कर दीजिए, 2i + 3 ये वेक्टर आ जाएगा, दिस प्लस दिस बराबर ये, तो 2i - 3j। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई कीजिएगा। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को किया जाए। आपने ट्राई किया होगा तो देखिए आंसर आपका मैच कर जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको निकालना है फॉर ए प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज r और मैक्सिमम हाइट h दोनों इक्वल हो गए, तो बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। थीटा बताना है। r का फार्मूला क्या होता है? u² sin 2θ/g। h का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला u² sin² θ/2g। इसे सॉल्व कीजिए और थीटा निकालिए। u² कैंसिल, g और g कैंसिल। sin 2θ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin θ इंटू cos θ। sin 2θ के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 sin θ इंटू cos θ। आगे इक्वल हो जाएगा sin² θ/2। अब मुझे ये बताओ, एक sin θ से एक sin θ कैंसिल, इधर क्या बचा है? एक sin θ। अब मुझे ये बताओ 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। cos θ यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड, साइन बाई कॉस क्या होता है? tan। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan। इधर आ जाएगा tan इनवर्स 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन। आ गया यहां तक? बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास m थ्रोन हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी v। किसी बॉडी को हॉरिजेंटली थ्रो किया गया है, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h। अच्छा ठीक है, एक टावर है और उसकी हाइट कितनी है? h, और यहां से एक स्टोन को फायर किया गया है। स्टोन को कह रहे हैं, या मास, बॉडी ऑफ मास m को क्या किया गया? थ्रो किया गया है, और हॉरिजेंटली यहां से थ्रो किया गया कुछ इस तरीके से। कितनी वेलोसिटी से? आप जानते हैं दिया हुआ है v वेलोसिटी से। यहां से एक पत्थर को फेंका गया, ठीक है, और इसका मास कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है, ठीक है, और ये हाइट कितनी दी हुई है यहां से यहां तक? h। ठीक है, ये टच कर रहा है ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ टावर। यहां से लेके ये जो है ग्राउंड को जब टच किया है तो कितनी दूरी पर टच किया है? 100 मीटर पर। यहां से फुट से कितनी दूरी पर टच किया है? 100 मीटर पर। यहां से यहां तक 100 मीटर पर ये टच करता है, जमीन पर गिरता है। कुछ इस तरह से गिरा होगा। अगर इसका पाथ बनाया जाए तो इसका पाथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका पाथ कुछ दोबारा मैं बना देता हूं, ऐसे गिरा होगा यहां पर। अब क्या पूछ रहा है यहां पर? यहां पे गिर गया, कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ 2m मास, इस मास का डबल, ए बॉडी ऑफ 2m मास, इस मास का डबल, थ्रोन एट ए वेलोसिटी v/2 फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर हाइट 4h। मतलब दोबारा सेम डायग्राम है बट डाटा चेंज हो रहा है। तो आइए इसको हम दोबारा रीड्रॉ करते हैं अपने केस के लिए, क्वेश्चंस के लिए। इसी का क्लोन कर लेते हैं, तैयार। आइए
ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये हो गया पहला वाला और ये हो गया केस आपका दूसरा वाला। ध्यान से देखिएगा, इसकी हाइट कितनी है अब की बार सेकंड वाले केस में? सेकंड वाले केस में 4h हाइट, 4h है, और कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है? v/2। कितनी वेलोसिटी से? v/2। कह रहा है अब ये कितनी दूर, अब ये बताना ये कितनी दूर टच करेगा। मान लेते हैं ये कितनी दूर टच करेगा? r डिस्टेंस पर, यही r बताना है। आइए चलिए देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, हर आपको ये फार्मूला पता है s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फार्मूला पता ही होगा, ये बिल्कुल पता है। यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। चलो इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नाम देते हैं। तो ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? इनिशियल, शुरुआती हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा? टाइम कितना लग रहा है जाने में, कितने देर का यात्रा कर रहा है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बन जाएगा। ये क्या है? टाइम, हॉरिजॉन्टल कितना टाइम लिया है यात्रा के समय पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होने में। एक काम करते हैं, टाइम दोनों का निकालते हैं, क्या सेम होगा? कितनी देर तक ये हवा में रहेंगे, आओ चेक करते हैं। इसका टाइम आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। इसको तुम वर्टिकल वेलोसिटी मानो, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, सब कुछ वर्टिकल वर्टिकल। टाइम निकालना है ना, एक काम कीजिए, ये वाला फार्मूला दोबारा लगाइए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मुझे टाइम निकालना है यहां से यहां तक कितनी देर हवा में रहा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h होने में टाइम कितना लगा? आप बताओ, जब यहां से यहां गिरा है तो कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है? h निकाल लीजिए, कितने टाइम में गिरा है, कितना ऐसे। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया h, और नीचे की ओर हम प्लस मान रहे हैं। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? ऊपर की ओर या नीचे की ओर? वर्टिकल तो वेलोसिटी है ही नहीं, 0 इंटू टाइम प्लस हाफ। अच्छा, एक्सेलरेशन किधर की ओर है? नीचे की ओर है g, तो ये भी प्लस के साथ आएगा, प्लस g, और टाइम t स्क्वायर। अब ये तो 0 हो गया, तो टाइम यहां से क्या आ जाएगा अगर सॉल्व करेंगे? 2h अपान g का अंडर रूट। इसी तरह इसका जब टाइम निकालोगे सेम तरीके से, तो अंडर रूट 2h की जगह पर क्या आ जाएगा? 4 अपान g की जगह पर तो g आएगा, g की वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो रही है। h अगर चेंज हो गया, यहां पर हाइट h है तो h लिखा है, यहां पर हाइट 4h है तो 4h। तो बताओ इसमें टाइम कितना लग जाएगा? अंडर रूट 8h/g। टाइम दोनों का अलग अलग है, दोनों को अलग अलग टाइम लगेगा जमीन तक गिरने में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर 100 मीटर है तो इसका बताना है। तो आइए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए इसमें इक्वेशन तैयार करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? v। टाइम कितना लग रहा है? टाइम की वैल्यू बताओ कितनी है? अंडर रूट 2h/g प्लस हाफ। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है? 0। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है तो ये 0, और टाइम जो भी हो यही रखेंगे टाइम की वैल्यू, बट ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या फायदा टाइम रखने का? तो यहां से आपके पास इक्वेशन तैयार हो गया है, 100 इक्वल टू v इंटू अंडर रूट 2h/g। अब यहां पर बताइए इस r के लिए इक्वेशन पहले बताओ, s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिमिलरली जैसे वहां पे की हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? r। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है? v/2। टाइम कितना है इसका? अंडर रूट 8h/g प्लस हाफ। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पे भी कितना है? 0। तो यहाँ 0 इंटू टी स्क्वायर, जो भी टाइम यहाँ रखोगे ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर r निकालना है, r निकालना है तो आप जानते हैं v इंटू अंडर रूट 2h/g की जगह 100 लिख सकते हैं कि नहीं? v इंटू अंडर रूट 2h/g की जगह क्या लिख सकते हैं? 100। ऐसा ही बना लो। यहाँ पर एक काम करो, 4 यहां से निकाल लो बाहर, तो ये 2 बन जाएगा। 4
इंटू टू, 4 इंटू टू 8 होता है, 4 निकाल लो, 4 का स्क्वायर रूट 2, अंडर रूट क्या बचा 2h/g, और ये क्या बचा v, और नीचे क्या है 2, तो ये देखो 2 2 कैंसिल, और ये कितना है ये आप जानते ही हो 100 है, तो यानी रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। बढ़िया क्वेश्चन था। अब आइए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री। तो आइए प्रोजेक्टाइल बनाया जाए। एक प्रोजेक्टाइल है जो 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया, एक प्रोजेक्टाइल को किस डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया 30 डिग्री पर। A projectile is projected at 30 डिग्री। ठीक, अब यहां से ये 30 डिग्री पर अगर प्रोजेक्ट किया गया है, ये रहा प्रोजेक्शन का डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया, कितनी वेलोसिटी से, विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी दिया है 40 मीटर पर सेकेंड। आगे पढ़िए, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 2 टाइम, t इक्वल टू 2 पर उसकी वेलोसिटी बतानी है, तो t इक्वल टू 2 पर उसकी वेलोसिटी बतानी है फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। अच्छा, t इक्वल टू 2 पर टाइम बतानी है। पहले एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी t इक्वल टू 2 पर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। पता लगा कि t इक्वल टू 2 टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा तो नहीं है, तब तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जमीन से टकरा जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा समय होता है जितनी देर तक वो हवा में रहा। पता लगा ये टाइम जो लिखा हुआ है ये टाइम ऑफ फ्लाइट से, यानी हवा में कितनी देर तक उससे भी ज्यादा हो, तो जमीन पर टकरा चुका होगा, तब तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेते हैं, 2u sin थीटा अपॉन g। इससे ये भी पता चल जाएगा 2 सेकंड कहां पर होगा, गेस कर लेंगे। 2u की वैल्यू कितनी है 40 स्टार्टिंग प्रोजेक्शन वेलोसिटी, और थीटा की वैल्यू क्या है 30 अपॉन g की वैल्यू 10, sin 30 की वैल्यू 1/2 और 2 कैंसिल, ये 4, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4 सेकंड। तो 2 सेकंड पर कहां होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा। कहां होगा 2 सेकंड पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा। ये भी बात समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया। देखिए फायदा हुआ ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकला है, यानी t इक्वल टू 2 पर वो कहां होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। और आप भली बात ही जानते हैं यहां पर इसके पास एक ही वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाती है। अच्छा, यहां का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लो, इसका कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, v cos, यानी 40 cos 30 होगा अगर कंपोनेंट करें। यहाँ के वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 40 sin 30, और यहाँ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 40 cos 30। 40 इंटू cos 30 का मान √3/2, ये आ जाएगा 20√3, यानी यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल 20√3। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वाली 20√3। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ तो है ही नहीं क्योंकि ये टॉप पॉइंट पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये भी जेई का क्वेश्चन है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड making an angle 60 degree with horizontal, find the time after which inclination with horizontal is 45। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये भी आ चुका है एग्जाम में। देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए ध्यान दीजिएगा। ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड से थ्रो किया गया दोस्तों 100 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है। यहां पर स्पीड दिखा देते हैं 100 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया, बहुत बढ़िया। 60 डिग्री पे थ्रो किया गया, और अच्छी बात है।
with the horizontal. Find the time after which inclination with the horizontal is 45. वो टाइम बताना है कि वो जब जमीन से अभी कितना एंगल बना रहा है, 60। अब आप जानते हैं जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे, पहले तो इसका कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट कर लिया जाए, ये एक कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा 100 cos 60, और ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 50 आ जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 100 sin 60, 100 sin 60 की वैल्यू √3/2, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 50√3। मुझे ये बताओ जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ये कंपोनेंट क्या होता जाएगा, छोटा, ये कंपोनेंट छोटा हो जाएगा, ये कंपोनेंट उतना ही बड़ा रहेगा जितना बड़ा है। तो जो रिजल्टेंट होगा अगर बनाया जाए तो वो इधर आ जाएगा, यानी धीरे धीरे इसका एंगल, टोटल वेलोसिटी जो है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखो कम हो गया ना, तो ये बोल रहा है कब उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 होगा, यही बताना। ये 45 मान लेते हैं, ये 45 है, ये एंगल कितना है दोस्तों, ये एंगल कितना है दोस्तों 45। बताना है कब उसका एंगल, ये टाइम बताना है कितनी देर बाद, यहां से यहां कितना समय लगा। मान लेते हैं यहां से यहां कितना समय लगा, टी टाइम लगा है। मान लेते हैं यहां से यहां ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट जाने में टी टाइम लगा। समझ में आया? अब ये बताना है ये टाइम कितना होगा। चलिए आइए, बहुत आसान है। यहां का आप बताइए, आपको पता है ना कि एंगल कितना है, ये यहां का वेलोसिटी 100 है, यहां का वेलोसिटी मान लेते हैं v है, मान लेते हैं v है, तो v cos 45 कितना हो जाए, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा v cos 45, और ये कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा v sin 45। आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल में उसन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, सेम। तो ये 50 है हॉरिजॉन्टल, ये v cos 45, दोनों बराबर कर सकते हैं। तो v cos 45 बराबर क्या लिख सकते हैं 50, v को v, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इधर 50, तो v बराबर क्या हो जाएगा 50√2। आ गया कि नहीं समझ में? तो ये वेलोसिटी आपकी v की वैल्यू आ गई। अब बताइए v का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये भी निकाल लीजिए। वर्टिकल कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा निकाल लीजिए, ये सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा v की वैल्यू 50√2, v की वैल्यू 50√2, और sin 45 1/√2, ये कैंसिल, तो ये आपका क्या आ जाएगा 50। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50। कितना आ जाएगा 50। वर्टिकल कंपोनेंट 50 आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट आपका कितना आ गया ये 50। अब इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या था 50√3, तो पता कर लो यहां से ये होने में कितना टाइम लगा। तो ये इक्वेशन लगा दो, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस u प्लस at वाला। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 50, इनिशियल वर्टिकल, चलो इस डायरेक्शन को प्लस ले लो या नीचे वाले को प्लस लेना है, चलो नीचे वाले को प्लस ले लें, ऊपर वाला तब क्या लेंगे माइनस। फाइनल वेलोसिटी क्या है -50, इनिशियल वेलोसिटी u क्या है -50√3, और प्लस a एक्सेलरेशन की वैल्यू किधर है नीचे की ओर, तो इसको प्लस लेना है प्लस g, और टाइम आपको बताना है। अब आओ जाओ इसको इधर करो, 50√3 माइनस इधर प्लस हो जाएगा, और -50, और इधर क्या बचा gt, g की वैल्यू 10 मान लो, 10 से ये एक जीरो कैंसिल, 5 कॉमन है, इसमें क्या बचेगा √3 - 1, तो टाइम आपका आ गया 5 × √3 - 1, ए ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल लेंथ एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं, बी ऑप्शन सही होगा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये हाजिर है। एक प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, एक प्रोजेक्टाइल है जिसे फायर किया गया, ये हो गया प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 डिग्री, कितने एंगल पर फायर किया गया 45 डिग्री पर, ये हो गया 45 डिग्री, यहां से यहां तक का एंगल कितना है 45, ठीक है। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, यहां पर आपका केवल कौन सा वेलोसिटी रह जाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाता है 0, ठीक है। एलिवेशन एंगल पूछा है ऑफ द प्रोजेक्टाइल,
कहां पर प्रोजेक्टाइल के, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे था। हाईएस्ट पॉइंट माने यहां पर जब वो पहुंचा तो एलिवेशन एंगल बताना है, कहां से, एज सीन फ्रॉम प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से जब फेंका गया था यहां से इसका एलिवेशन एंगल बताना है। एलिवेशन एंगल अलग होता है, याद रखिएगा। एलिवेशन एंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना, पहले सीधे देखेंगे और फिर कितनी पलकें हम यहां तक देखने के लिए उठाएंगे, वही होता है एलिवेशन एंगल। तो भैया पहले सीधे देखेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल, फिर यहां तक हम देखने के लिए कितने पलके उठाए, ये एंगल है एलिवेशन एंगल। बात समझ में आ रहा है? ये एंगल है क्या, ये हॉरिजॉन्टली पहले हम देखेंगे दोस्तों। देखिए पहले सीधा देखेंगे ऐसे, फिर हमें क्या देखना है, पलके हम अपनी उठाएंगे ऐसे, कितना उठाया हमने, यही है हमारा एलिवेशन एंगल, यहां से लेके यहां तक। ऑब्वियस सी बात है, यहां तक 45 है तो ये 45 से कम होगा, ये मान लेते हैं अल्फा, यही निकालना है। और आप जानते हैं यहां पर ये मैक्सिमम हाइट पॉइंट पे है तो ये एच हो गया मैक्सिमम हाइट। अच्छा टोटल होता है रेंज आर, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो गई, r/2। अच्छा ये बताओ एच निकाल लोगे कितना होगा, एच मैक्सिमम हाइट कितने पर जाएगा, मान लेते हैं कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, u से, तो ये एच कितना होगा बताओ। एच का फार्मूला क्या होता है, u² साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। जहां ये थीटा क्या है, प्रोजेक्शन एंगल, ये थीटा है 45, ये थीटा, समझ में आया। तो थीटा की वैल्यू अगर यहां रख दें तो अगर हमें एच निकालना हो तो निकल आएगा। वैसे ये बताओ अल्फा में निकालना है ना, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बता दो, tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस की वैल्यू क्या है r/2। इसको सॉल्व करो, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2h/r, और h की वैल्यू यहां से निकाल लो, फिर यहां रख देना, r की वैल्यू भी निकाल लो, दोनों रख देना। r का फार्मूला होता है u² sin 2θ अपान g, मत रखो ये दोनों, सीधे यहीं पर रख दो। चलो 2 को 2, h की वैल्यू u² sin स्क्वायर थीटा अपान 2g अपान u², देखो 2 को 2 समझ में आया, 2 को 2 समझ में आया, h की वैल्यू ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। और r की वैल्यू क्या होता है, u² sin 2θ अपान क्या g। अब ये बताओ सॉल्व करो, ये 2 कैंसिल, g कैंसिल, u² कैंसिल, ये बचा sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचा 2 sin 2θ का फार्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक साइन ऊपर बच गया और नीचे क्या आ गया 2 cos थीटा। अच्छा साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा अपान 2 आ गया। आगे चलो tan थीटा, थीटा की वैल्यू 45 है अपान 2, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, tan 45 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब आपका tan अल्फा आ गया 1/2, तो अल्फा बताओ कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, tan इधर चला जाएगा, tan इनवर्स हाफ। कौन सा आंसर सही है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ऐसे ही यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए ध्यान से। फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इतना एंड इतना, दो प्रोजेक्टाइल फेंके गए हैं, एक प्रोजेक्टाइल इतने एंगल पर फेंका गया है, एक प्रोजेक्टाइल इतने एंगल पर फेंका गया है। द हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय प्रोजेक्टाइल आर इन रेशियो। तो भैया दोनों जरा देखिएगा, आप जानते हैं अगर एक प्रोजेक्टाइल कितने पर फेंका गया 45 माइनस थीटा डिग्री पर, और दूसरा कितने पर फेंका गया 45 प्लस थीटा पर, दोनों के एंगल का सम, एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। एक प्रोजेक्टाइल अल्फा डिग्री पर फेंका गया है, एक प्रोजेक्टाइल कितने डिग्री पर फेंका गया है, अल्फा डिग्री पर, अल्फा डिग्री पर, और अल्फा कितना है 45 माइनस थीटा। और एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है वो कितने पर फेंका गया है, वो फेंका गया है बीटा डिग्री पर, बीटा डिग्री पर, बीटा कितना है, एक प्रोजेक्टाइल अल्फा डिग्री पर फेंका गया है वो है 45 प्लस थीटा, अल्फा को प्लस मान लो और ए इसको बीटा वाले को चलो माइनस मान लो।
चलो दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों अलग अलग एंगल पर फेंके गए। बीटा वाला कितने डिग्री पर कम है, ये 45 माइनस थीटा पर फेंका गया। देखो ये कम है ना, तो कम, ये एंगल ज्यादा है 45 प्लस थीटा। एक अल्फा पर फेंका गया, एक बीटा पर। अब आप लोग पहले ये बता दो, देखते ही लग रहा है इन दोनों को अगर सम करें तो ये प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, अल्फा और बीटा दोनों का एडिशन 90 आ रहा है। और आप जानते हैं अगर दो प्रोजेक्टाइल एक दूसरे से इस तरह फेंके जाएं, एक अल्फा पर और बीटा पर, और दोनों का सम 90 हो, तो दोनों का रेंज क्या होगा, सेम। तो वही पूछा है, तो रेंजेस किस रेशियो में होंगे, 1:1, यानी ए ऑप्शन से। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पाथ फॉलोड बाई ए प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। जैसे कोई एक प्रोजेक्टाइल है आपके पास, ये वाई एक्सिस मान लीजिए और ये एक्स एक्सिस है। कोई एक प्रोजेक्टाइल है, इसका जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का, जैसे ये पत्थर आपने ऐसे थ्रो किया वी यू वेलोसिटी से या यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो इसका जो पाथ है, इसका पाथ इसका ट्रेजेक्टरी कहलाता है। और इसके ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव किया है, पिछले वीडियो में जाके देखिएगा। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला, और इसका इक्वेशन मैंने ड्राइव किया है y इक्वल टू, ये लिखा हुआ है tan थीटा इंटू एक्स माइनस gx स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने ड्राइव किया हुआ है, और जिसको देखना हो पिछले वीडियो में प्लीज जाके देख लें। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है आपसे, अदर फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। इसी इक्वेशन को दूसरे रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आर का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। और अगर हम चाहें तो यहां से हम इसको यहां पर एलिमिनेट करके आर डेवलप कर सकते हैं। कैसे, बहुत आसान है, बट आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है, याद कर लें तो बेहतर है, नहीं तो मैं ड्राइव भी कर सकता हूं। तो ट्रेजेक्टरी के दो इक्वेशन है, या तो ये वाला इक्वेशन याद कर लीजिए या तो ये वाला, दोनों ही ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन है। तो आइए इससे ये वाला मैं डेवलप करके आपको दिखा देता हूं। इक्वल टू tan थीटा एक्स माइनस tan थीटा इंटू एक्स माइनस, अब ये बताओ आप इसको क्या लिख सकते हो, आप यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला अपान जी। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको सेकंड वाले टर्म में केवल और केवल एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर और tan थीटा आना चाहिए सेकंड वाले टर्म में। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां से अगर मैं सेकंड वाले टर्म में जी को गायब करना है, जी को गायब करो तो जी यहां जाएगा, आर यहां आ जाएगा, जी यहां जाएगा, चलो भाई जी को यहां से यहां ले जाओ, जी को यहां से यहां ले जाओ और आर को यहां से यहां ले आओ। तो जी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी बराबर हो जाएगा, जी इक्वल टू हो जाएगा इतना अपान आर। अब आइए यहां पर जी की वैल्यू पुट कर दीजिए, जी के जगह पर हो गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया अपान कितना आर, ये जी के जगह पर हो गया, किसके जगह पर हो गया, जी के जगह पर। और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर अपान क्या है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से 2 2 कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, ये सॉल्व होके क्या आ गया tan थीटा इंटू एक्स, tan थीटा इंटू एक्स माइनस साइन अपान कॉस क्या होता है tan थीटा, तो ये भी हो गया। और एक्स स्क्वायर बचा और नीचे क्या बचा आर, इन दोनों में क्या कॉमन है tan थीटा इंटू एक्स कॉमन है, बचेगा 1 माइनस एक्स अपान आर, आ गया आपका वही फार्मूला। अब आइए ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए ट्रेजेक्टरी का, प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्टरी का। अगर ये दोनों फार्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इज गिवन बाय इतना,
आपको ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नोट कर लीजिए, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20। आपने ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या पढ़ा है, tan थीटा इंटू एक्स, वो भी नोट कर लीजिए, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा है। कंपेयर कीजिए, वाई वाई सेम, x का कोफिशिएंट 1 है, यानी आपका tan थीटा क्या हो गया 1, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर सेम है, बाकी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1/20 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट g बाई इतना है, माइनस माइनस सेम। तो देखो कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है, tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, यहां से आपका tan थीटा बराबर 1 अगर है तो 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कंपेयर करो तो थीटा बराबर कितना आ गया 45, थीटा बराबर 45, थीटा क्या था प्रोजेक्शन एंगल, तो यहां पर प्रोजेक्शन एंगल पूछा नहीं है, आपसे पूछा द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के द्वारा मैक्सिमम हाइट पूछा है कितना अटेंड किया जाएगा। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये मैक्सिमम हाइट तब आएगा जब थीटा पता हो, यू पता हो। थीटा तो आपका 45 आ गया, थीटा की जगह पर रख दीजिए साइन स्क्वायर 45 अपॉन, नीचे आ जाइए g2 इंटू जी की वैल्यू 10, यू निकाल लीजिए आप, वो यहां से आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं, कंपेयर कीजिए इन दोनों को, तो g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/20 है। सॉल्व कर लीजिए इसे, g की वैल्यू आप 10 मान लीजिए, नीचे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 45 और इधर क्या है 1/20, यहां से देखो 2 से ये 5 बार जाएगा और कॉस स्क्वायर कॉस 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाओ ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा है आपका u स्क्वायर, कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, इधर क्या है आपका 1 क्या है 20। बहुत अच्छा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा ऊपर, नीचे u स्क्वायर बराबर 1/20। अगर u स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से 20 दाम 200, तो u स्क्वायर के जगह पर कितना लिख सकते हैं 200। सॉल्व कीजिए, ये 20 दाम में 10 आया, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये 5, यानी ये पूछा है कितना होगा मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट आपकी आ गई है 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं दोस्तों। देखिए कितना काम आया प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, बहुत अच्छे से आपको यूज हुआ और ये आ चुका है आपका जेई मेन का है 8 अप्रैल 2023, 8 अप्रैल, आइए आफ्टरनून की शिफ्ट में आ चुका है। इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, इक्वेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसे लगाने हैं आपने एक तरह से सीखा। आइए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन दिया है, क्या दिया हुआ है इक्वेशन, y इक्वल टू √3x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2, और आपसे कह रहा है द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बहुत आसान है, आप पहले आप जो जानते हैं वो लिख लीजिए, y इक्वल टू tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कंपेयर कीजिए तो x सेम है, तो tan थीटा की वैल्यू √3, तो यहां से कितने डिग्री tan थीटा की वैल्यू √3, थीटा निकाल लीजिए 60 डिग्री, यानी थीटा क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और यहां से g सेम है, x स्क्वायर सेम है, नीचे 2 है, यहाँ पर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, 2 इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 60 यहाँ डाल दीजिए, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, ये 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, ये u स्क्वायर बराबर 4, तो u बराबर कितना आ जाएगा 2, तो 2, 60 ये आंसर आ गया आपका, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई 2024। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए लोकेशन x, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए लोकेशन, ध्यान से पढ़िएगा, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए लोकेशन x0 y0, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है, जो कि किसके बराबर दोस्तों दिया हुआ है 0 0। तो एक बॉल है जो 0 0 की लोकेशन से फेंका गया। तो आइए एक प्रोजेक्टाइल का मैं ये y एक्सिस मान लीजिए, ये y एक्सिस मान लीजिए, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब आपके पास ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन 0 0, एक बॉल 0 0 यहां से थ्रो किया गया ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड v0, यहां से कितने स्पीड से थ्रो किया गया v0 से, एट एंगल थीटा नॉट फ्रॉम x डायरेक्शन, x डायरेक्शन से कितने एंगल पर, थीटा नॉट एंगल पर। द बॉल इज टू बी हिट बाई स्टोन, इस बॉल को जो यहां से फेंका गया है ये रास्ते में हिट होता है किसी स्टोन से, जो कि विच इज थ्रोन एट सेम टाइम, उसी समय छोड़ा गया था, फ्रॉम अनदर लोकेशन, किसी और लोकेशन से वो स्टोन फेंका गया है, वो लोकेशन है x1 y1 बराबर l, 0। तो l, 0 यहां कहीं होगा भाई, y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट है, l, 0 यहां से एक दूसरा बॉल फेंका गया है, स्टोन फेंका गया है, इट इज हिट बाई स्टोन which is thrown at same time from the another location l, 0, यहां से एक स्टोन फेंका गया, ये स्टोन है और ये बॉल है, ठीक है। कितने एंगल पर फेंका गया, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 180 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो किया गया है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 180 माइनस थीटा डिग्री पर, थीटा 1 डिग्री पर, जहां थीटा 1 एक्यूट एंगल है, तो यानी ये एंगल ऑब्ट्यूस होगा, 90 से ज्यादा ही होगा। थीटा 1 की वैल्यू 90 से कम है, तो ये 90 से ज्यादा पर थ्रो किया गया, माने इधर ही थ्रो किया जाएगा तभी तो हिट भी करेगा, इधर ही थोड़ी ना थ्रो किया जाएगा। चलिए, ऐसे इधर भी फेंकने पर हिट कर सकता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल संभव है, ऐसा सारे केस फिजिक्स में पॉसिबल है। तो फिलहाल यहां पर ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये साफ साफ दिख रहा है, तो इधर की ओर ये थ्रो किया गया ऐसे, ठीक है। कितने एंगल पर ये थ्रो किया गया यहां से, यहां 180 माइनस थीटा 1 डिग्री, ठीक, विद ए सुटेबल इनिशियल स्पीड, इसकी स्पीड नहीं मालूम, मान लेते हैं यहां स्पीड क्या है v1 या v डैश मान लेते हैं, v डैश, फॉर ए फिक्स्ड, फिर आगे कह रहा है फॉर ए फिक्स्ड v नॉट फिक्स है, व्हेन थीटा नॉट और थीटा 1, व्हेन थीटा नॉट और थीटा नॉन दोनों ही, थीटा 1 दोनों ही 45 है, मतलब इनिशियली पहला केस डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जब दोनों ही 45 है, ये भी थीटा नॉट भी 45 है और थीटा 1 भी कितना है 45। तो अगर थीटा 1, अच्छा ये कितना होगा, ये हो जाएगा थीटा 1, अगर ये 180 माइनस थीटा 1 है तो ये हो जाएगा थीटा 1, क्योंकि पूरी एक लाइन पर 180 बनता है, इन दोनों को ऐड करो 180 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा 1, और ये थीटा 1 भी कितना दिया हुआ है 45। पहले केस की बात करते हैं अभी, अगर दोनों ही 45 है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो स्टोन जो है, स्टोन बॉल को t1 समय के बाद हिट करता है, t1 समय, दोनों आके हिट करते हैं एक दूसरे को, कितने समय बाद, t1 समय बाद, कितने समय बाद दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं, t1 समय बाद। ये देखिए यहां मान लीजिए t1 समय बाद दोनों एक दूसरे को यहां पर हिट कर दिए, मान लेते हैं यहां पर जब दोनों हिट कर रहे हैं, भाई अब एक चीज बताइए, कितने समय बाद दोनों एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, t1 समय बाद, तो इसको यहां से यहां जाने में कितना समय लगा होगा, t1, इसको भी यहां से यहां आने में कितना समय लगा होगा, t1,
अलग अलग समय थोड़ी ना लगे भाई, दोनों एक साथ फायर किए गए और जब हिट करेंगे तो दोनों के लिए टाइम एक ही जैसा तो बीता होगा। दोनों एक साथ शुरू किए गए फेंकना, दोनों जब हिट करेंगे तो दोनों के लिए, एक के लिए 1 घंटा बीतेगा, दूसरे के लिए 4 घंटा। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों एक ही टाइम पर हिट किए गए, एक ही टाइम पर जब शुरू किए गए, थ्रो किए गए, तो उस समय से t1 समय बाद दोनों अगर हिट कर रहे हैं तो वो टाइम दोनों के लिए सेम होगा। तो यहां से यहां तक का दोनों का समय सेम है। अच्छा ये बताइए, हिट करने के लिए क्या कंडीशन है? 2 बॉल तभी एक दूसरे को, एक बॉल और स्टोन तभी हिट करेंगे किसी स्पेस में जहां पर हिट भी करेंगे वहां पर दोनों के द्वारा t1 समय में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होना चाहिए? सेम। अगर हिट कर रहे हैं तो दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जहां हिट करेंगे, अगर ये वाला जमीन से 5 मीटर पर है तो ये वाला भी जमीन से 6 मीटर पर नहीं होना चाहिए, सेम हाइट पर होना चाहिए, सेम डिस्प्लेसमेंट तय किए होंगे, तब दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। आइए दोनों का t1 समय में डिस्प्लेसमेंट निकाल के, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल के इक्वल कर देते हैं। तो पहले इस वाले का t1 समय में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर फार्मूला लगाया जाए तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर मान लेते हैं h है, दोनों का सेम है h, दोनों का सेम है h, दोनों का सेम। चलो पहले इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा? h प्लस h, ऊपर की ओर हम लोग प्लस मान रहे हैं, ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर वेक्टर को माइनस। तो ऊपर की ओर प्लस डिस्प्लेसमेंट है पहले वाले बॉल का, और ऊपर की ओर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसका कंपोनेंट अगर किया जाए तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v नॉट cos 45, और जो कि हो जाएगा v नॉट बाई √2, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v नॉट sin 45, यानी v नॉट इंटू 1/√2। दोनों कंपोनेंट आ गए। चलिए बताइए, ऊपर की ओर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ऊपर की ओर प्लस लगा के बताइएगा, v नॉट बाई√2। टाइम कितना लगा है हाइट डिस्प्लेसमेंट में? पहले वाले बॉल के लिए t1 हाफ, ग्रेविटी की नीचे की ओर एक्सेलरेशन है तो -g, और यहां पर t1 का स्क्वायर। इसी तरह दूसरे वाले के लिए अगर करोगे तो h बराबर उसके लिए भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये पहले वाले बॉल के लिए हो गया, ये स्टोन के लिए अब कर रहे हैं। दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है t1 टाइम में, तो t1 टाइम में इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों बताइए। वर्टिकल हो जाएगा v डैश साइन थीटा1, साइन थीटा1 कितना है? 45, ये थीटा1 कितना है? 45, ठीक है। और इधर वाला v डैश कॉस थीटा1 माने 45। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गया? v डैश 1/√2, साइन 45 क्या होता है? v डैश 1/√2, v डैश 1/2 u हो गया। टाइम बताओ इसको कितना लगा? सेम डिस्प्लेसमेंट में t1 और प्लस हाफ, इसके लिए भी ग्रेविटी -g, और टाइम क्या? t1 स्क्वायर। अब बताओ दोनों का ये सेम है तो ये और ये भी दोनों का क्या कर सकते हैं आप? बराबर कर दीजिए दोनों को, बस। अब देखिए इधर बराबर अगर किया जाए दोनों को, आइए दोनों को बराबर किया जाए यहां पर, तो ये आ जाएगा v नॉट बाई√2 t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश अपॉन √2 t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये आपका बचा t1 कैंसिल हो गया, तो यहां से v नॉट बाई√2 बराबर आ जाएगा v डैश, अरे t1 मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, v डैश अपॉन √2, और यहां से √2 कैंसिल, यानी v डैश और v नॉट और v डैश क्या रहे होंगे? बराबर। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? यहां से यहां तक क्या क्लियर हो गई? v नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया? v नॉट इज इक्वल टू मेरे पास आ गया v डैश। ये कैसे? दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम करके, ये याद रखिएगा, यानी दोनों की ये वेलोसिटी सेम है, तभी ऐसा हो सकता है जब 45 डिग्री पर दोनों को 45 पर अर्थ से फेंका जाएगा तो कोलाइड करेंगे। अब आते हैं एक चीज और देखिए, हमें ये टाइम निकालना है t1, तभी तो t1/t2 करोगे। एक बार एक को
45, दूसरे को 45 पर फेंक के टकराने का समय क्या है t1, और एक को 60 पे और एक को 30 पे टकराने का समय क्या है t2। दोनों टाइम निकालना है, तो चलो पहले t1 टाइम निकाला जाए। t1 टाइम कितना होगा? अच्छा ये बताओ, उस t1 टाइम में ये जितना चला होगा और ये जितना हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, दोनों का सम कितना होगा? ये लेंथ कितना है l, 0 से ये कोऑर्डिनेट l चेंज हुआ है, तो ये लेंथ दोनों का हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है इसकी? हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है बताओ? हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है? उसी से तो ये इतने कितने समय तक ये चला है टकराने से पहले? t1 समय। तो t1 टाइम में ये कितना ऐसे गया? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इतनी टाइम इतना, तो कितना ये चला? v0/√2 इंटू t1। ये कितना चला आगे की ओर? v'/√2, इतनी स्पीड से कितने टाइम तक चला है? t1 टाइम तक हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये हॉरिजेंटल क्या आ गया आपका? डिस्प्लेसमेंट टोटल। और ये किसके बराबर होना है? l के। अब ये बताओ v डैश के जगह पर क्या लिख सकते हैं? v0। v डैश के जगह पर क्या लिख सकते हैं? v0। v डैश के जगह पर क्या लिख सकते हैं? v0। लिख दो यहां पर v0। अब ये बताओ यहां पर क्या कॉमन है? दोनों सेम सेम है, तो डबल हो जाएगा 2 इंटू v0 t1/√2। ये आ गया आपका l। अब यहां से t1 निकाल लो, t1 बराबर क्या आ जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल, यहां √2 आ जाएगा, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा? t1 बराबर क्या हो जाएगा? t1 बराबर √2 v0 यहां आ जाएगा, l/√2 v0। ये आ गया t1 टाइम। ठीक है, इसको अलग से साइड में कहीं लिख लेते हैं, अलग से रख लेते हैं। t1 आ गया हमारा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। अगर एक दूसरे से अलग अलग एंगल पर फेंका जाए भाई, अब कितने एंगल पर ये फेंका गया है? चेंज हो गया भाई एंगल। एक को 60 पे फेंका गया है, इसको 60 पे, इसको 60 पे, और इसको कितने पे फेंका गया है? 30 पे। चलिए, इसको कितने पे फेंका गया है? 60 पर। इसको कितने पर फेंका गया है जमीन से? 30 पर। अब बताओ इसका हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v0 cos 60। इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v0 sin 60। अब समय क्या लग रहा है यहां पर? t2 टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है यहां पर? t2 टाइम बाद एक दूसरे से टकरा रहे हैं, t2 टाइम। सेम चीज अब करना है, एंगल बता दीजिए। यहां पर 30 है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 v डैश cos 30, वर्टिकल v डैश sin 30। चलिए अब बताइए, दोनों का अभी भी जब टकराएंगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पहले वाले का क्या हो जाएगा? निकालिए, फार्मूला क्या है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। h है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v0 sin 60, v0 sin 60। टाइम कितना लग रहा है? t2 प्लस हाफ g, माइनस यहां लग जाएगा, g के जगह, a के जगह क्या हो जाएगा? माइनस g, और टाइम क्या है? t2 का स्क्वायर। इसी तरह दूसरे वाले का निकाल लो भैया, दोनों बराबर कर दो। h, दूसरे वाले का u क्या है? u क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेस, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? v डैश sin 30, और टाइम क्या है इसका? t2, सेम टाइम है, माइनस प्लस प्लस हाफ, उसके बाद क्या रहेगा आपका? इसके लिए भी माइनस जी रहेगा, इसके लिए भी क्या रहेगा? माइनस जी, और टाइम t2 का स्क्वायर। टाइम तो दूसरे के लिए भी सेम लग रहा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? v0 sin 60 की वैल्यू √3/2 और इंटू t2, और इधर क्या बचेगा? v डैश sin 30 की वैल्यू 1/2 और t2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो v डैश बराबर आ गया v0 √3। इसको लिख लीजिए कहीं पर, v डैश बराबर v0 √3।
v डैश बराबर v नॉट रूट 3, v डैश बराबर v नॉट रूट 3, v डैश बराबर v नॉट रूट 3, v डैश बराबर अब क्या आ गया v नॉट रूट 3, यहां मत लिखिए यहां लिखिए v डैश बराबर v नॉट रूट 3। अब बताओ, आप ये बताओ, जब दोनों वो लोग हिट किए हैं तो दोनों का टोटल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसके वाला और इसके वाला ऐड करके किसके बराबर होगा? फिर से एल के बराबर। बताओ ये कितनी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल में चल रहा है? v नॉट cos 60। कितने समय तक चला है? t2 टाइम तक। तो t2 टाइम में इतना हॉरिजॉन्टल रिंग गया, ये कितना रिंग जाएगा इतनी वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से? तो v डैश cos 30 इंटू क्या टाइम t2, ये भी सेम समय लिया है, दोनों के द्वारा टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट l। अब ये बताओ v नॉट cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होती है क्या? cos 60 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1/2 होती है, तो 1/2। और ये रहा t2 प्लस v डैश के जगह v नॉट रूट 3 लिख सकते हैं, cos 30 की वैल्यू रूट 3/2, ये रहा t2, ये रहा l। अब यहां बताओ ये रूट 3 मिलके क्या बन जाएगा? 3, 3/2 v नॉट t2, 3/2 v नॉट t2, 1/2 v नॉट t2, 3/2 v नॉट t2, 3/2 v नॉट t2 प्लस 1/2 v नॉट t2, 1/2 समथिंग, 3/2 सेम समथिंग इज इक्वल टू l। तो ये 4/2 हो जाएगा v नॉट t2 बराबर कितना? l। ये से ये कैंसिल, 2 आ जाएगा, तो यहां से t2 बताओ कितना आ जाएगा? t2 टाइम आ जाएगा 2v नॉट मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो जाएगा l/2v नॉट। अब क्या निकालना है आप उस पर आ जाइए, समझ जाइए क्या निकालना है। t1/t2 का होल स्क्वायर काउंट करना है, तो t1/t2 हो जाएगा, अगर डिवाइड करें इसमें इससे तो l कैंसिल, v नॉट कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा √2, और इसका स्क्वायर करेंगे जब आप t1/t2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 2, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा। एक प्रोजेक्टाइल है ऊपर की ओर u वेलोसिटी से, प्रोजेक्टाइल है तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर वो फेंका गया है। तो आइए देखिए इधर, मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल है, वो ऐसे फेंका गया, यहां से u वेलोसिटी से कितने एंगल पर थ्रो किया गया? थीटा एंगल पर। फाइंड द टाइम आफ्टर विच projection at which the velocity of projectile is perpendicular to its initial velocity। टाइम बताना है, फाइंड द टाइम आफ्टर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब यही जो प्रोजेक्शन है आपका, जो पत्थर है, वह टाइम बताओ जब ये प्रोजेक्शन, जिस पर इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल परपेंडिकुलर होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी के, तो ये जब ऐसे ऐसे चलेगा ये पत्थर, आपको बताना है कब इसकी वेलोसिटी जो अभी है और जो बाद में होगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कितनी देर बाद का वेलोसिटी इस वेलोसिटी के क्या होना चाहिए, होगा परपेंडिकुलर, ये बताना है। तो जैसे ये वेलोसिटी ये है इस डायरेक्शन में, अब आपको बताना है कितनी देर बाद ये इसकी वेलोसिटी जो होगी वो इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो मुझे लग रहा है यहां पर देखो, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है, तो यहां करीब इसकी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है v डैश मान लेते हैं, ये v डैश इस u के क्या है? परपेंडिकुलर। अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं इसको फर्दर आगे तक कनेक्ट कर दूं तो कनेक्ट करने पर क्या हो जाएगा? ये ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं जमीन तक इस लाइन को पूरा ड्रॉ कर दिया हूं तो फायदा क्या हुआ? ये फायदा हुआ, देखो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। भाई तीनों का मिला के 180 होता है, ये 90 माइनस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा ये 90 माइनस थीटा है, चलो यहां पर ये एंगल क्या हो गया? 90 माइनस
थीटा। अच्छा ये बताओ ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल, ये एंगल, ये, क्योंकि ये एंगल अगर आपका ये एंगल जमीन से 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये है इसकी वेलोसिटी v डैश है। ये एंगल मुझे बता दीजिए, खट से बताइए ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मुझे ये बताइए इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा v डैश कॉस 90 माइनस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा v डैश साइन 90 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा v डैश साइन थीटा आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा। ये क्या आ जाएगा v डैश cos थीटा आ जाएगा। अच्छा ये बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज प्रोजेक्टाइल में नहीं होती, इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या है u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है u sin थीटा। अच्छा ये बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को क्या रहना है बराबर, यानी u cos थीटा किसके बराबर कर सकते हैं, u cos थीटा किसके बराबर कर सकते हैं v डैश sin थीटा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। पूछा है यहां से यहां तक का समय बताओ, तभी तो वही समय पूछा है जब ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के ये वेलोसिटी क्या हो गई है परपेंडिकुलर, तो यहां से यहां तक का समय आपको बताना है। अच्छा ये बताओ यहां से यहां तक का समय अगर बताना है, मान लेते हैं क्या है t, यहां से लेके यहां तक का समय क्या है t। अच्छा इतनी देर में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई वर्टिकल में, वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल, ये फार्मूला पता है ना आपको, ये फार्मूला पता है ना, ये इक्वेशन लगा दो, टाइम निकालना है। फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर, चलो माइनस वाले ले लेते हैं, ऊपर प्लस, नीचे की ओर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है माइनस v डैश cos थीटा, माइनस v डैश cos थीटा। अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है u sin थीटा, प्लस के साथ लिखेंगे ऊपर है u sin थीटा। आ जाओ इधर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, नीचे की ओर माइनस जी, और ये टाइम निकलना है तो gt इधर आ गया, और ये भाई साहब उधर चला जाएगा v डैश cos थीटा, और ये क्या है u sin थीटा। चलो 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 टाइम निकलना है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा g, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड। अच्छा हमें आंसर जो लाना है u में लाना है, u में लाना है, v डैश नहीं होना चाहिए। v डैश के जगह क्या लिख सकते हैं यहां से, v डैश बराबर क्या हो जाएगा बोल लो, v डैश बराबर हो जाएगा u cos थीटा अपान क्या sin थीटा। तो v डैश के जगह पर हो गया u cos थीटा अपान क्या sin थीटा। ये v डैश के जगह इनटू में क्या है cos थीटा प्लस u sin थीटा। टाइम निकालो यहां से क्या आ जाएगा, ये u cos स्क्वायर थीटा हो गया प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा u sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका दिस इंटू दिस प्लस दिस होता है ना अपान क्या sin थीटा, और नीचे क्या है g। ये g कहां से नीचे से कहां चला जाएगा sin थीटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और u कॉमन है यहाँ पर, तो u कॉमन लोगे ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, और नीचे g sin थीटा, तो u बाई जी साइन थीटा यही हो जाएगा फाइनल आंसर, u बाई जी साइन थीटा यही फाइनल आंसर है इतने समय बाद। इसी को कई लोग लिख सकते हैं u बाई जी साइन, 1 बाई साइन को क्या लिखते हैं कॉसेक, तो इसका आंसर क्या है u cosec थीटा अपान g, यानी बी ऑप्शन। तो दोस्तों इस तरह से मैंने काफी क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस किए हैं, और आप अपने से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है तो प्लीज आप उसे फॉरवर्ड करें, और मैं उस क्वेश्चन को उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।